विनोद क्लासेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डचों के आगमन के बारे में। तो पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे जो है डच कंपनी की स्थापना होती है, और स्थापना के बाद 1602 में यह कंपनी जो है इंडोनेशिया द्वीप के वांटम नामक जगह पर आती है, और वहां पर इनकी भिड़ंत पुर्तगालियों के साथ होती है, और उस भिड़ंत में डचों की जीत हो जाती है। वांटम पर उनका कब्जा हो जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि 1605 में इसी इंडोनेशिया के क्षेत्र में एक अम्बायान, जिसको अम्बायना के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको भी इस कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। साथ ही साथ इधर कई क्षेत्रों को अपने अधिग्रहण में कर लिया। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी जो है आगे बढ़ती है, और इंडोनेशिया के साथ साथ भारत में वह कैसे आती है, कहाँ प्रथम फैक्ट्री की स्थापना होती है, और भारत में उनका व्यापारिक विस्तार कहाँ तक किन किन क्षेत्रों में होता है, इसको आज हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इस कंपनी के बारे में, थोड़ा सा उसकी एक झलक जो है हम लोग देख लेते हैं। 1600 शुरुआत किया गया यहाँ से। 1595 में व्यक्तिगत रूप से नीदरलैंड का एक व्यापारी इधर इंडोनेशिया आता है व्यापार करने के लिए, और लौटने के क्रम में वह भारत में भी आता है, वहां के व्यापारियों से मुलाकात करता है। उस व्यक्ति का नाम था कार्नेलियस देहस्तमान। 1602 में कंपनी स्थापित होती है। यह शेयर धारकों की कंपनी थी, और कंपनी का नाम हम लोग जानते हैं कि उस कंपनी का नाम था वेरी गंदे ओस्ट इंडीज। 1602 में कंपनी स्थापित होने के बाद इधर इंडोनेशिया के क्षेत्र में इस कंपनी ने एक स्थान पर अधिकार कर लिया था, जिसका नाम है वांटम। वांटम पर कब्जा। 1605 में अम्बायान, जो कि इंडोनेशिया में ही पड़ता है, अम्बायान पर कब्जा। अब देखिए क्या होता है। 1605 में ही कंपनी भारत की तरफ रुख करती है, और भारत में कहा, तो यहाँ आंध्र प्रदेश के तट पर ये एक क्षेत्र है जिसका नाम है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। देखिए, प्रश्न ये पूछा जाता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो ये मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है, और ये क्षेत्र जो है, ये स्थान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, तटीय इलाका है, और इसकी स्थापना डचों ने 1605 में किया था। जिस साल अम्बायान पर इन लोगों ने कब्जा किया था, उसी साल भारत में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के तट पर है, जहां पर डचों की पहली फैक्ट्री का निर्माण होता है। 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री या कोठी की स्थापना। इस तरह से इंडोनेशिया और
भारत से इनका व्यापार जो है प्रारंभ हो जाता है। फिर आगे चल करके 1610 में भारत में ये तमिलनाडु के क्षेत्र में एक तटीय इलाका है जिसका नाम है पुलिकट। ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में है और ये तमिलनाडु में है। टीएन लिख देते हैं। 1610 में भारत में इन लोगों के द्वारा, मतलब डचों के द्वारा, एक किला का निर्माण किया जाता है। 1610 पुलिकट में गोल्डरिया किला का निर्माण किया जाता है। गोल्डरिया, और इस किले में इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई थी बारूद बनाने की। बारूद की फैक्ट्री इसी किले के अंदर, और यहां पर इन्होंने एक टकसाल बनाया था जहां पर ये स्वर्ण सिक्का बनाते थे, और उस स्वर्ण सिक्का का नाम था पगोडा, जो कि कई सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। किला का नाम था गोल्डरिया किला, और इस किले के चारदीवारी के अंदर ही बारूद की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। टकसाल बनाया, टकसाल में पगोडा नामक स्वर्ण सिक्का बनाने लगे, और इस स्वर्ण सिक्का जिसका नाम था पगोडा, इसको मान्यता जो है इधर सेंटर में उस समय जो है मुगल सत्ता स्थापित थी, तो मुगल सत्ता के द्वारा पगोडा नामक स्वर्ण सिक्का को मान्यता मिली हुई थी। पूरे देश में यह सिक्का चलने लगा था। तो 1610 में पुलिकट जो है इनका मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया। यहाँ पर इन्होंने किला भी बना लिया था, और पुलिकट में 1690 तक इस भारत के क्षेत्र का जो व्यापार था उसका संचालन यहीं से होता था, पुलिकट से। मतलब प्रमुख एक तरह से डचों की आप राजधानी कर सकते हैं, डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र आप कह सकते हैं, जहां से पूरे देश का संचालन होता था व्यापारिक मामलों का। अब लिख लीजिए इसको आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग 1613 में, 1613 में इधर जकार्ता द्वीप जो है, जो कि पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था, इस पर डचों का अधिकार हो जाता है। डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया। 1613 में जकार्ता पर अधिकार, और इसी जकार्ता द्वीप में इन लोगों ने एक विटेविया शहर बसाया। जकार्ता द्वीप में बहुत सारे खंडहर थे, उन खंडहरों को साफ करके डचों ने एक नया शहर बसाया जिसका नाम है विटेविया। इस द्वीप पर विटेविया शहर बसाया। जकार्ता के खंडहरों ने एक विटेविया शहर को स्थापित किया, और विटेविया शहर प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। शुरुआत में भारत में भी जो सामान डच कंपनी खरीदती थी वह सबसे पहले विटेविया लाया जाता था जहाज के माध्यम से, और यहीं से फिर जहाज के माध्यम से ही आपको अपने देश में ये लोग ले जाते थे। मतलब इंडोनेशिया द्वीप का और भारत देश का
जो भी व्यापारिक क्रियाकलाप होता था, जो गतिविधियां चल रही थी, वो सब कुछ यहीं से संचालित होता था। कहां से? बिटेविया शहर से, जिसे इन्होंने जकार्ता द्वीप के खंडहरों में बसाया था। 1641 में इधर हरमुज पर इनका अधिकार हो जाता है। हमने बताया था पिछले क्लास में कि मलाया प्रायद्वीप और जकार्ता के बीच में एक जल संधि है, जिसको हरमुज की जल संधि कहा जाता है। यह बहुत ही प्रमुख व्यापारिक रास्ता है जो आज भी चल रहा है। इधर आपका अमेरिका से, यूरोप से, अफ्रीका से, भारत की तरफ से हिंद महासागर होते हुए इधर पूर्वी एशिया में जो व्यापारिक कार्य होता है, इसी रास्ते के सहारे होता है आज भी। तो ये प्रमुख जो है व्यापारिक मार्ग था, समुद्री मार्ग, जहां से जहाजों के द्वारा सामान को लाया जा सकता था। तो 1641 में ये पुर्तगाल के कब्जे में था, जिसे डचों ने छीन लिया। 1641 में पहले 1615 में हरमुज कर रहे हैं, ये मलक्का जल संधि है। मलक्का पर अधिकार। 1641 में इधर हमने बताया था अरब प्रायद्वीप में, फारस की खाड़ी में एक जल संधि जिसको हरमुज की जल संधि कहा जाता है, तो उसको इन लोगों ने 1641 में जीता था। हरमुज भी पहले किसके कब्जे में था? तो पुर्तगालियों के। हरमुज पर अधिकार। 1658 में इनका इधर श्रीलंका पर अधिकार हो जाता है। श्रीलंका, जिसको पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। सीलोन मतलब श्रीलंका, ये भी पुर्तगालियों के कब्जे में ही था। सीलोन पर अधिकार। और हम लोगों ने पुर्तगालियों वाले चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ कोचीन, जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, प्रथम फैक्ट्री जहां पुर्तगालियों ने स्थापित किया था, इस पर भी इन लोगों ने बाद में 1663 में कोचीन को भी ये लोग छीन लेते हैं। कोचीन पर कब्जा किसका? डचों का। मतलब ये जितने क्षेत्र आप देख रहे हैं, सब पर पहले पुर्तगालियों का ही अधिकार हुआ करता था, जिसको इन लोगों ने बारी बारी से छीनना प्रारंभ किया। और ये सबसे बड़ा कारण था कि पुर्तगाली जो एक क्षेत्र व्यापार भारत और इंडोनेशिया के क्षेत्र से कर रहे थे, पूरी तरह से इनका वर्चस्व बना हुआ था। डचों के आगमन के बाद ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और एक एक करके इनके हर एक क्षेत्र पर डचों ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा कि डचों ने आकर के इंडोनेशिया से व्यापार प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके पुर्तगालियों के कई क्षेत्रों पर ये काबिज हो गए। अब जानते हैं कि भारत में इन्होंने कहां कहां जो है कोठियां स्थापित की थी और किन किन चीजों का व्यापार किया करते थे। एक चीज आप जान लें कि इंडोनेशिया के क्षेत्र से डचों का मुख्य व्यापार जो है मसालों का होता था। देखिए, इधर भारत से भी ज्यादा मसाले इंडोनेशिया और मलाया द्वीप में होते हैं। मतलब उनका उत्पादन जो है इन क्षेत्रों में बहुत अधिक होता है। तो मसालों का अधिकतम व्यापार ये लोग यहीं से किया करते थे। और भारत में मूल रूप से इनका जो व्यापार होता था वह वस्त्रों का होता था।
वस्त्र का, नील का, सोरा का, ये सब भारत से ये ले जाते थे अपने देश। और मसालों की आपूर्ति जो है उनके पास इंडोनेशिया के क्षेत्र से होती थी। तो कहां कहां इन लोगों ने आगे व्यापारिक केंद्र बनाया उसके बारे में हम लोग जान ले। नागपट्टनम है, नागपट्टनम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, यहां पर भी इन लोगों ने एक व्यापारिक कोठी बनाई थी। और पुलिकट जो पूरे भारत का प्रमुख व्यापारिक संचालन केंद्र था, ये 1690 तक पुलिकट मुख्यालय बना हुआ था डचों का, लेकिन 1690 में वह मुख्यालय नागपट्टनम आ जाता है और नागपट्टनम से इनका सारा व्यापार संचालित किया जाता है। यहाँ इन लोगों ने कोठी बनाई। एक जगह यहीं पर है कराईकल, कराईकल में भी इन्होंने एक कोठी स्थापित किया था। और इन क्षेत्रों से ये किस चीज का व्यापार किया करते थे, तो देखिए मसूलीपट्टनम में मुख्य रूप से ये नील का व्यापार किया करते थे। मसूलीपट्टनम से नील ले जाते थे अपने देश में, साथ ही साथ कुछ वस्त्रों का भी ये व्यापार यहाँ से करते थे। पुलिकट में आप लोग जानते ही हैं कि बारूद की फैक्ट्री इन्होंने स्थापित किया, बारूद उत्पादन होता था, साथ ही साथ वस्त्र का भी यहाँ से व्यापार चलता था। नागपट्टनम और कराईकल में ये मूलतः वस्त्र ही अपने देश यहाँ से ले जाते थे। इन्होंने उड़ीसा के क्षेत्र में एक जगह है, ये भी तटीय क्षेत्र है जिसका नाम है बालासोर। बालासोर से ये लोग वस्त्र, जैसे रेशमी वस्त्र हो गया, सूती वस्त्र हो गया, इसका व्यापार किया करते थे बालासोर से। इधर बंगाल आ जाइए तो बंगाल में एक कोठी इनकी थी हुगली में। हुगली में एक इधर बिहार के क्षेत्र में पटना में भी इन लोगों ने एक फैक्ट्री स्थापित की थी। पटना जो कॉलेज है वही जो था पहले आपका डचों का ये फैक्ट्री हुआ करता था उन दिनों। तो हुगली में, पटना में और बंगाल में एक और जगह थी जिसको हम लोग चीनसूरा के नाम से जानते हैं। चीनसूरा, चीनसूरा से ये लोग क्या क्या व्यापार करते थे, तो देखिए चीनसूरा में, हाँ चीनसूरा से ये लोग सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सोरा, बारूद, ये सब का व्यापार किया करते थे। एक और कोठी इन लोगों ने स्थापित किया था जिसका नाम है कासिम बाजार। ये भी बंगाल में ही है, कासिम बाजार। यहां से ये क्या क्या, हाँ कासिम बाजार के बारे में जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन लोगों ने एक रेशम का कारखाना स्थापित किया था। रेशम तैयार करने का कारखाना जिसको रेशम चक्री के नाम से बोला जाता है, एक कारखाना स्थापित किया था। और इस कारखाने में लगभग 3000 लोग काम करते थे। 3000 लोग इसमें काम करते थे। और ये रेशम चक्री में क्या होता था, तो रेशम का उत्पादन होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत के पूर्वी तट पर इनका अधिकतर व्यापार था। चाहे आपका मसूलीपट्टनम हो, पुलिकट हो, नागपट्टनम हो, कराईकल हो, इधर उड़ीसा में बालासोर हो, इधर पश्चिम बंगाल में हुगली, कासिम बाजार, चीनसूरा। और इन अधिकतर क्षेत्रों में, हाँ एक चीज और जान ले, जैसा हमने बताया कि विटेडिया शहर जो है इन लोगों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहां से भारत और इंडोनेशिया दोनों जगह का व्यापार संचालित। लेकिन ये जो है बंगाल का जो क्षेत्र था, ये ना यहां से विटेडिया से संचालित होता था और ना ही पुलिकट से। ये कंपनी के अधीन में सिर्फ यहां से सामान लेकर के सीधा जाना था नीदरलैंड।
और इन क्षेत्रों पर पूर्णतः कब्जा जो था, यहाँ का जो भी मुनाफा होता था ये वहां की सरकार, नीदरलैंड की सरकार जो थी उसके पास जाता था। उसी के दिशा निर्देश के अनुसार बंगाल में व्यापारिक काम चलता था। इधर हम लोगों ने देखिए बाद में कोचीन को इन लोगों ने भी जीत करके अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर लिया था। इधर आप आइए, सूरत में भी इन लोगों ने एक कोठी स्थापित किया। सूरत जो कि सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र हुआ करता था उस समय, और ये अधिकतम मुनाफा देने वाला क्षेत्र था। कौन? सूरत से ये लोग सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे करके डचों का व्यापारिक वर्चस्व पूरे भारत में फैल गया। पुर्तगालियों की स्थिति कमजोर होती गई और 1750 तक डच जो थे व्यापार के मामले में भारत में नंबर 1 हो गए थे। अंग्रेज लोग नहीं थे, ब्रिटिश कंपनी नहीं थी, ये लोग हो गए थे 1750 तक। और पूरे भारत में जितना विदेशी व्यापार होता था उसका 39% हिस्सा पर इनका कब्जा था, इनका डचों का। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ के व्यापारियों को ये बहुत अधिक दाम देते थे। अन्य जो व्यापारिक कंपनियां यूरोप की थी उनसे अधिक सामान का दाम ये लोग देते थे, इसलिए व्यापारी लोग भी इनको पसंद किया करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डचों ने कैसे जो है इंडोनेशिया के साथ साथ भारत में भी अपने व्यापारिक वर्चस्व को बढ़ाया, लेकिन इसका भी पतन आगे चल करके हो गया। कब? जब अंग्रेजी कंपनी की स्थिति मजबूत होती गई और अंग्रेजों के आगे जो है ये कंपनी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कब से? तो देखिए 2 वर्ष हैं जिसको याद रखेंगे आप लोग। 1759 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका एक युद्ध होता है। ये बड़ा ही निर्णायक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग बेदरा का युद्ध कहते हैं। बेदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच कंपनी। और देखिए 1759 याद करें आप लोग, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में और सिराजुद्दौला को मार करके अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया था मीर जाफर को। तो 1759 में मीर जाफर ही बंगाल का नवाब था और ये बेदरा जो है बंगाल में ही है। तो ये युद्ध क्यों होता है इस पर भी थोड़ा सा आप लोग जान ले संक्षिप्त में, आगे इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। 1759 में क्या होता है कि मीर जाफर जो है अंग्रेजों की मांग के आगे बेबस हो जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी इनका साथ दे करके, और वह चाहता था कि कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी ताकत मेरे साथ हो जाए जिसकी सहायता से मैं अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दूं। मीर जाफर सोचने लगा। डच जो है उनकी कंपनी यहां स्थापित थी, फैक्ट्री यहां हुगली में, कासिम बाजार में, चिंसोरा में, पटना में भी थी। तो इसका संपर्क हो गया डच कंपनी से। डचों ने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा। अब यह बात पता चल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को कि मीर जाफर जो है अपनी नजदीकियां जो है डच कंपनी के साथ बढ़ा रहा है। तो देखिए अंग्रेज बहुत बड़े रणनीतिकार थे। पूरे भारत पर ऐसे ही उन लोगों ने 200 वर्षों तक शासन नहीं किया है। उन लोगों ने क्या किया कि सीधा डच कंपनी पर उन लोगों ने हमला कर दिया। कौन सा स्थान पर? तो बेदरा में। बेदरा इस जगह पे डच कंपनी के साथ इनकी भिड़ंत होती है और इस भिड़ंत में डच कंपनी हार जाती है। और यही हार जो है
डच कंपनी को पतन की तरफ ले जाता है। जब डच कंपनी हार जाती है तो अंग्रेजों और डचों के बीच एक संधि होता है, समझौता। क्योंकि डच हार गए थे तो जो भी शर्त अंग्रेज रखते उनको मानना ही था। तो पहली शर्त इन लोगों ने क्या शर्त रखा अंग्रेजों ने, कि आप लोग भारत में सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, आप सिर्फ व्यापार कीजिएगा, आगे से आपको न सेना रखना है यहाँ पर और ना किसी तरह की सैनिक कार्रवाई करनी है, तभी हम लोग आपको यहाँ भारत में टिकने देंगे। अब ये शर्त जो है डचों को मानना पड़ा, क्योंकि इनको यहाँ से व्यापार करना था। तो इनका जो है सैनिक प्रभुत्व खत्म कर दिया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने बोला कि सिर्फ आप व्यापार तक सीमित रहेंगे, आगे चल करके आप सेना नहीं रख सकते हैं, ना किसी के साथ आप युद्ध करेंगे। डचों को मानना पड़ा और ये बहुत बड़ी हार थी डचों की। अब ये सिर्फ व्यापार तक सीमित रह गए, सैनिक कार्रवाई ये कर नहीं सकते थे। आगे चल करके एक और घटना होती है जिसने डच कंपनी का बोरिया बिस्तर भारत से बंधवा दिया। तो वह क्या था, है पेरिस में, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। यह घटना घटती है 1795 में, पेरिस की संधि। इस संधि में यहां पर संधि होती है, देखिए इधर यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड अपने अपने गुट बना करके हमेशा लड़ा करते थे। ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन देश हैं, फ्रांस और इंग्लैंड। तो वहां पर युद्ध होता है फ्रांस के गुट के साथ इंग्लैंड का, और उस युद्ध में फ्रांस हार जाता है। तो पेरिस की संधि जो है, और फ्रांस का साथ डचों ने दिया था उस समय, तो वहां पर एक संधि होती है अंग्रेजों के साथ, इंग्लैंड के साथ। उस संधि में ब्रिटेन के जो समझौता करने वाले लोग थे उन लोगों ने कहा कि भारत में डच कंपनी का जितना व्यापार है वह सब हमें दे दीजिए, आप लोग बेच दीजिए हमें और आप लोग यहां से चले जाइए, अब आपको भारत से व्यापार नहीं करना है। तो बेदरा में तो हम लोगों ने देखा था कि बेदरा की हार के बाद व्यापार करने का तो रास्ता इनको उनका खुला हुआ था। भले ही सैनिक कार्रवाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन पेरिस की संधि में जितना इनका भारत में कोठी था, जितना व्यापारी केंद्र था, सब कुछ ब्रिटेन ने ले लिया। बोला कि अब भारत से आप चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। तो सारा चीज उन लोगों ने छीन लिया। कैसे? पेरिस की संधि के जरिए। और यह पूरा आपका सूरत हो, हुगली हो, कासिम बाजार हो, चिंतूरा हो, बालासोर हो, पुलिकट हो, मसूलीपट्टनम हो, सब जगह से डचों को इन लोगों ने हटा दिया, खदेड़ दिया और अंग्रेजों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद सूरत को इन लोगों ने डच कंपनी को दे दिया कि चलो तुमको सूरत दे देते हैं, सूरत से तुम लोग व्यापार करो। तो सूरत से ये लोग व्यापार करते थे और 1824 तक सूरत से डच कंपनी जो है व्यापार करती रही। और 1824 में क्या किया कि अंग्रेजों को सूरत की फैक्ट्री भी बेच दिया और हमेशा हमेशा के लिए भारत को छोड़ करके चली गई। इस तरह से हम लोगों ने आज डचों के आगमन से लेकर के भारत और इंडोनेशिया के क्षेत्र में उनके व्यापारिक वर्चस्व को पढ़ा और उनका पतन कैसे हुआ, ये सब भी हम लोगों ने जाना। अगले अध्याय में, अगले कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के आगमन के बारे में, कैसे उनकी कंपनियां स्थापित हुई और कैसे धीरे धीरे करके भारत पर उनका वर्चस्व बढ़ता गया। और उनकी जो प्रतिद्वंदी कंपनियां पहले से आई हुई थी, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो या बाद में चल करके फ्रांसीसी आते हैं, इन सबसे मुकाबला करते हुए सबको इन लोगों ने परास्त किया और सबको भारत से बाहर खदेड़ दिया और एक छत्र व्यापार पर राज करने लगे। और आगे चल करके व्यापार पर राज करते करते इन लोगों ने भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को भी जीतना प्रारंभ किया और फिर यहाँ के वह शासक बन बैठे।
तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।